नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपका 26 फरवरी का सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर का एग्जाम जो समाप्त हो गया है, तो आज की इस वीडियो में सेकंड शिफ्ट में पूछे गए 25 जीके के प्रश्न जो पूछे गए थे, तो उनमें से अधिकतम रियल प्रश्नों का उत्तर विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ लेकर आज की इस वीडियो में मैं उपस्थित हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए, आज का जो पहला जो आपका जो प्रश्न पूछा गया था, वो पूछा गया था कि बाबर ने काबुली बाग मस्जिद का निर्माण है जो कि कहाँ करवाया था। ठीक है, तो काबुली जो बाग मस्जिद है दोस्तों, पानीपत में एक मस्जिद है जिसे 1527 में पानीपत की पहली लड़ाई में सुल्तान इब्राहिम लोदी पर अपनी जीत को चिन्हित करने के लिए सम्राट बाबर के द्वारा 1527 ईस्वी में बनवाया गया था। ठीक है, मस्जिद का जो नाम है बाबर की पत्नी काबुली बेगम के नाम पर रखा गया था। पानीपत जिले के पानीपत के काबुल बाग कॉलोनी में स्थित मस्जिद पानीपत शहर से 2 किलोमीटर यानी कि 1.2 मील की दूरी पर स्थित है। ठीक है, फिर दोस्तों आपको काबुली बाग मस्जिद, ये आपका हरियाणा में स्थित हो जाएगा। हरियाणा आपका राइट आंसर हो जाएगा। पानीपत की लड़ाई, ठीक है, पानीपत की प्रथम लड़ाई जो कि दोस्तों आपके प्रीवियस शिफ्टों में एग्जाम इससे प्रश्न आपके बन चुके हैं। तो पानीपत का प्रथम लड़ाई दोस्तों आपको मालूम होगा 1526 में हुआ था, जिसमें आपका लोदी वंश का जो अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी को दोस्तों इसने हरा दिया था। ठीक है, तो पिछला शिफ्टों में ये पूछा गया था कि किस वंश को समाप्त कर बाबर ने मुगल सत्ता की स्थापना की थी, तो आपका लोदी वंश इसका राइट आंसर। ठीक है, उसी के एक साल के बाद 1527 में आपका काबुली बाग मस्जिद का निर्माण कराया था जो कि पानीपत में स्थित है, तो आपका राइट आंसर हरियाणा हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले आपको बताते हैं कैश ऑफर के बारे में, जो कि दोस्तों आपको टेक्स्ट बुक की तरफ से बेहतरीन ऑफर है, जो कि दोस्तों आपका डबल धमाका ऑफर के नाम से चल रहा है, जो कि आपका 25 से 27 फरवरी के बीच में चलना है। ठीक है, इस ऑफर में दोस्तों आपको क्या क्या मिलने वाला है, तो पहले तो आपका जो 499 का जो आपका पास है ईयरली वाला, वो आपका मात्र 299 में मिलेगा। साथ ही साथ आप अगर हमारा कूपन कोड यूज करते हैं APG, तो ये दोस्तों मात्र पास 10% ऑफ एक्स्ट्रा ऑफ के साथ आपको मात्र 269 रुपये में मिलेगा। ठीक है, और इस जो ऑफर का सबसे बड़ा खासियत है वो आपका 1 साल का एक्स्ट्रा वैलिडिटी है, यानी कि 1 साल का पास अगर खरीदते हैं तो आपको 1 साल का एक्स्ट्रा यानी कि 2 साल का आप पास है जो कि अनलॉक करवा सकते हैं। आपको मालूम होगा टेक्स्ट बुक के ऊपर का मॉक टेस्ट, प्रीवियस क्वेश्चन सभी आपको मिल जाते हैं सभी एग्जामों का। जैसा कि आपका आज अभी CRPF का चल रहा है, तो CRPF में पूछे जाने वाले हर शिफ्टों के आधार पर मेमोरी बेस्ड जो मॉक टेस्ट होता है वो भी शामिल किया गया है। ठीक है, तो जो लोग भी देना चाहते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाके एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। हमारा कूपन कोड APG जरूर यूज कीजिएगा। 2 साल के अंदर जितने भी एग्जाम होंगे उनका आप मॉक टेस्ट और प्रीवियस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 6 वर्ष के बच्चों की जनसंख्या की प्रतिशत क्या था। ठीक है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 6 वर्ष के बच्चों की जनसंख्या का प्रतिशत पूछा गया था। तो आपको शिशु जनसंख्या यानी कि 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे होते हैं आपके शिशु कहलाते हैं। तो शिशु जनसंख्या दोस्तों आपका बता दें तो 16.44 करोड़ है, और प्रतिशत में बात करेंगे तो 13.66% आपका 0 से 6 वर्ष के आयु के बच्चे हैं, तो आपका 13.6% आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन में दिया गया होगा। ठीक है, तो 2011 से बनने वाले कुछ अति जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको हम लोग वन लाइनर फॉर्मेट में देख लेते हैं। देखिए, पहला तो है कि देश की कुल जनसंख्या कितनी थी 11 की जनगणना के अनुसार, तो आपका 121.08 करोड़ था। इसके अलावा विश्व की जनसंख्या का भारत में कितना प्रतिशत है, तो विश्व का 17.5% जो जनसंख्या है आपका भारत में है 2011 की जनगणना के अनुसार। इसके अलावा भारत में पुरुषों की जनसंख्या की बात करेंगे तो 62.31 करोड़, लगभग प्रतिशत में बात करेंगे तो 51.47% आपके पुरुष हैं। इसके अलावा महिलाओं की जनसंख्या की बात करेंगे तो 58.74 करोड़ आपके महिला हैं, प्रतिशत में आपका 48.53% आपके हो जाएंगे। इसके अलावा जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे तो 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर आपके जनसंख्या घनत्व है, जो कि पिछले शिफ्टों में आपका प्रश्न यहाँ से बन चुका है। इसके अलावा लिंगानुपात की बात करेंगे तो 943 महिलाएं 1000 पुरुष पर आपका लिंगानुपात है। लिंगानुपात का समान अर्थ यही होता है कि 1000 पुरुष पर कितनी महिला है, तो 943 महिला है। ठीक है, अगला है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य आपका उत्तर प्रदेश है, जहाँ की आपकी जनसंख्या है 19.98 करोड़ है। इसके अलावा न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य की बात करेंगे तो सिक्किम है, जहाँ की जनसंख्या आपका 6.10 करोड़ है। इसके अलावा जनसंख्या की दृष्टि से 4 सबसे बड़े राज्यों में देखें तो पहला तो आपका उत्तर प्रदेश है, इसके बाद आपका महाराष्ट्र है, इसके बाद बिहार है, इसके बाद आपका पश्चिम बंगाल है जनसंख्या की दृष्टि से। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे तो जनसंख्या घनत्व किस राज्य का सबसे ज़्यादा है, तो आपका बिहार का है, जहाँ पर जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या घनत्व का मतलब ये होता है कि 1 किलोमीटर के क्षेत्र में आपके कितने लोग हैं जो कि निवास कर रहे हैं, तो आपके 1106 लोग जो कि सर्वाधिक है आपके 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों में। ठीक है, इसके अलावा न्यूनतम जनसंख्या की बात करेंगे तो घनत्व वाला राज्य आपका अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पर मात्र 17 लोग ही 1 किलोमीटर के क्षेत्र में निवास करते हैं। ठीक है, 2011 से बनने वाले ज़्यादा तो प्रश्न है आपके, मैंने आपको बताने का जो प्रयास किया है। इस और भी ज़्यादा प्रश्न जो कि सभी को ऐड नहीं कर सकते, ऐड करेंगे तो वीडियो जो कि काफ़ी आपका लंबा हो जाएगा। ठीक है, देखिए
एक क्वेश्चन पूछा गया था राखी गढ़ी जो कि कौन से राज्य में स्थित है। राखी गढ़ी की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है जो कि भारत में स्थित है। ठीक है, भारत में बात करेंगे तो आपका हरियाणा राज्य के हिसार जिले में स्थित है। राखी गढ़ी की बात करेंगे तो भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल आपका जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है वो आपका राखी गढ़ी ही है। ठीक है, तो राखी गढ़ी आपका हरियाणा राज्य में स्थित है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता बस्ती का स्थल है और सिंधु घाटी सभ्यता का परिपक्व करता है। ठीक है, इसका जो खुदाई आपका 1997 से 2000 के बीच अमरेंद्र नाथ के द्वारा किया गया था। तो अमरेंद्र नाथ के द्वारा किया गया था, इसको भी आपको याद रखना है क्योंकि खुदाई और किसने किया था और ईयर, ये भी प्रश्न आपसे आज सीआरपीएफ के एग्जाम में पूछा जा रहा है। ये दोस्तों आपका घग्गर हकरा नदी के मैदान में स्थित है। इसमें आपका 7 टीलों का एक समूह होता है। ग्लोबल हेरिटेज फंड ने मई 2022 में राखी गढ़ी को एशिया के 10 सबसे लुप्त प्राय विरासत स्थलों में एक घोषित किया है। ठीक है, तो इन सारी फैक्ट्सों को आपको याद रखना है। इसके अलावा भारत में स्थित कुछ और महत्वपूर्ण स्थल है जो कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पहला तो आपका धोलावीरा है जो कि दोस्तों आपका गुजरात में स्थित, जो कि प्रश्न आपके बीत चुका है। यूनेस्को की आपके हेरिटेज साइट में आपका ये 40वां स्थल है जो कि आपके धोलावीरा को शामिल किया गया है। ये आपका प्रश्न कल नहीं परसों के एग्जाम में बना था, कल आपका कोई भी एग्जाम नहीं था। इसके अलावा कालीबंगा की बात करेंगे तो आपका ये राजस्थान में स्थित है। इसके अलावा आलमगीरपुर की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसके अलावा लोथल की बात करेंगे जो कि दोस्तों आपका हड़प्पा सभ्यता की एक महत्वपूर्ण स्थल है जो कि बंदरगाह हड़प्पा सभ्यता का, ये भी दोस्तों आपका गुजरात में ही स्थित है। ठीक है, इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता की बात करेंगे तो सबसे बड़ा स्थल आपका तो भारत में आपका राखी गढ़ी है, लेकिन ओवरऑल बात करेंगे पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में तो ये दोस्तों आपका पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, मोहनजोदारो और हड़प्पा सभ्यता का जो प्रथम स्थल खोजा गया था वो आपका हड़प्पा खोजा गया था, उसी के नाम पर आपका इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा था। ठीक है, चलिए तो इतना ही प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे जो कि हमने बताने का है प्रयास किया है। ठीक है, देखिए अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था कि छऊ जो नृत्य है वो किस वर्ष अमृत सांस्कृतिक विरासत की यूनेस्को की सूची में शामिल हुआ है छऊ नृत्य को। तो छऊ नृत्य दोस्तों आपका एक अर्थशास्त्रीय भारतीय नृत्य जो कि मार्शल लोक परंपराओं को जोड़ता है, जो कि मयूरभंज से कलिंग उड़ीसा क्षेत्र में उत्पन्न हुआ है और विभिन्न रूपों में पश्चिम बंगाल और झारखंड में फैल गया है। ठीक है, तो इसे 2010 में से मानवता की अमृत सांस्कृतिक विरासत की यूनेस्को की प्रतिनिधि में सूची में शामिल किया गया था। तो आपका राइट आंसर 2010 हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे आपका छऊ का, तो ये आपका कहाँ का है तो उड़ीसा का है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल का है, झारखंड में भी बहुत सारे क्षेत्रों में ये किया जाता है। तो छऊ नृत्य की बात करेंगे इसे आपका हाल ही में मतलब कि 2022 में आपका भारतीय संस्कृति मंत्रालय के द्वारा भारत के शास्त्रीय नृत्यों में इस नृत्य को शामिल किया गया है। तो वर्तमान में भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं तो आपके बात करें तो आपके वर्तमान में 9 है। पहला तो आपका छऊ होगा जो कि पूरी भारत की ओर पूरी भारत लिखा हुआ रहता है आपका जब शामिल किया गया था। तो इसके अलावा भरतनाट्यम की बात करेंगे तो आपका तमिलनाडु का है। इसके अलावा कुचिपुड़ी आपका कहाँ का है तो आंध्र प्रदेश का है। सतरिया आपकी असम का है। मोनियट्टम और आपका कथकली आपका केरल का है। कथक और आपका उत्तर प्रदेश का है। इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे ओडिसी तो आपका उड़ीसा का है। मणिपुरी दोस्तों आपका मणिपुर का है। तो ये सभी आपके शास्त्रीय नृत्य जो कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला जो प्रश्न आपका है वो पूछा गया था कि 2022 में जो राष्ट्रपति का आपका चुनाव हुआ था वो कौन से क्रम का था। ठीक है, तो आपको बता दें भारत के 14वें राष्ट्रपति के चुनाव आपका 6 अगस्त 2022 को हुआ था। तो आपका 14वां क्रम का चुनाव आपके हुआ था। तो आपका राइट आंसर 14 हो जाएगा। ठीक है, ये घोषणा भारत के चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है। तो भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा कराया जाता है तो भारत के चुनाव आयोग के द्वारा कराया जाता है। ठीक है, भारत के संविधान अनुच्छेद की बात करेंगे तो अनुच्छेद 67 है जो कि प्रावधान करता है कि भारत का जो उपराष्ट्रपति है 5 साल की अवधि के लिए पद पर बने रहेगा। इस चुनाव के जो विजेता थे कौन थे तो आपके जगदीप धनखड़ हैं जो कि वर्तमान में आपके भारत के उपराष्ट्रपति हैं, जो कि कितने नंबर के हैं तो आपके 14वें नंबर के हैं। ठीक है, उन्होंने 11 अगस्त 2022 को वेंकैया नायडू को उपराष्ट्रपति के रूप में प्रतिस्थापित किया था। यानी कि पहले के जो आपके उपराष्ट्रपति थे वो आपके वेंकैया नायडू थे, जो कि आप उनको प्रतिस्थापित करके जगदीप धनखड़ आपके भारत के उपराष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, जगदीप धनखड़ की बात करेंगे तो 16 जुलाई 2022 को यह पश्चिम बंगाल के तत्कालीन सेवारत राज्यपाल थे। तो ये उपराष्ट्रपति बनने से पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे। ठीक है, और ये आपके एनडीए के उम्मीदवार थे और इनके जो विरुद्ध आपके चुनाव लड़ रहे थे वो आपके थे मार्गरेट अल्वा। ठीक है, मार्गरेट अल्वा आपका विरुद्ध आपके लड़ रहे थे यूपीए के आपके ये प्रतिनिधि थे। ठीक है, उम्मीदवार थे। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे दोस्तों आपका ये तो आपका उपराष्ट्रपति का हो गया, लेकिन भारत 2022 में आपका राष्ट्रपति का भी चुनाव आपका संपन्न हुआ है। ठीक है, तो वो कौन से नंबर का हुआ है तो ये भी आपके
एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो आपके 15वें नंबर का संपन्न हुआ था, ठीक है। 15वें नंबर का संपन्न हुआ था। विजेता कौन बनी थी? द्रौपदी मुर्मू, जो कि भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। उनसे पहले ये आपके झारखंड के राज्यपाल रह चुकी थी और ये 15वें नंबर के राष्ट्रपति थी। इनके जो विरुद्ध आपके जो चुनाव लड़े थे वो आपके जगदीप धनखड़ जी लड़े थे, ठीक है। इन्होंने किनको प्रतिस्थापित किया था? तो आपके राष्ट्रपति किनको किया था? तो रामनाथ कोविंद को प्रतिस्थापित कर भारत के 15वें राष्ट्रपति बनी थी। तो राष्ट्रपति आपके 15वें नंबर का और उपराष्ट्रपति आपके 14वें नंबर का, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपका समानता का अधिकार से संबंधित कोई क्वेश्चन आपका है जो कि पूछा गया था, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा गया था? लैंग्वेज स्टूडेंट है जो कि बताने में असमर्थ है, लेकिन समानता के अधिकार की बात करेंगे तो भारतीय संविधान में आपका 14 से जो 18 अनुच्छेद है आपके समानता के अधिकार को उल्लेखित करता है। तो संविधान का जो अनुच्छेद 14 है वो क्या कहता है? तो राज्य, धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या भारत के क्षेत्र में भीतर कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जा सकता, ठीक है। कोई भी जो आपके नागरिक होंगे उनको आपको समानता सभी जगह दिया जाएगा भारत के कानून के तहत। चाहे आपके राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, कोई भी हो, भारत के आम नागरिक हो, सभी पर एक कानून ही लागू होता है। ये आपका अनुच्छेद 14 कहता है। इसके अलावा अनुच्छेद 15 की बात करेंगे तो राज्य किसी भी नागरिक के खिलाफ केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान या किसके आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। इसके अलावा अनुच्छेद 16 कहता है कि राज्य के अधीन किसी भी कार्यालय में रोजगार या नियुक्ति से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के अवसर की समानता होगी। इसके अलावा अनुच्छेद 17 की बात करेंगे तो आपका अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और अनुच्छेद 18 आपका सेन और शैक्षणिक को छोड़कर सभी उपाधियों का उन्मूलन करता है, ठीक है। ये 14 से जो 18 आपका अनुच्छेद है आपके 5 आर्टिकल है इस अधिकार के तहत जो कि आपके समानता का अधिकार है। यह आपका मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार की बात करेंगे तो 12 से 35 अनुच्छेद में जितने भी अनुच्छेद हैं आपके मौलिक अधिकार हैं। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। वर्तमान में आपके 6 हैं। मूल संविधान में आपके 7 हैं। संपत्ति के अधिकार को हटाकर आपके कानूनी अधिकार बना दिया गया था। कब बना दिया गया था? 1978 में आपका 44वां संविधान संशोधन के तहत, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग में डायमंड लीग में कितने मीटर भाला फेंक कर आपके इतिहास को रचा था? तो नीरज चोपड़ा की बात करेंगे तो इनका जो नाम आप सुनते होंगे, इनका नाम आपका टोक्यो ओलंपिक 2021 से आपका इनका नाम है जो कि प्रचलित हुआ है, ठीक है। नीरज चोपड़ा का जो कि आपका टोक्यो ओलंपिक 2021 में आपके भारत को एकमात्र जो स्वर्ण पदक आपका मिला था 2020 के ओलंपिक में, वो आपके नीरज चोपड़ा के द्वारा ही लाया गया था, ठीक है। तो नीरज चोपड़ा की बात करेंगे तो भाला फेंक खिलाड़ी है। नीरज चोपड़ा ओलंपिक में आपका बात करेंगे तो 57.25 मीटर आपका भाला फेंक कर स्वर्ण पदक को जीता था। लेकिन आपका पूछा गया था डायमंड लीग में कितने मीटर भाला फेंका था, ठीक है। तो 24 साल के आपके नीरज चोपड़ा है। डायमंड लीग फाइनल में जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। ज्यूरिख में फाइनल्स में नीरज चोपड़ा ने 88.44 मीटर के बेस्ट थ्रो के साथ ये खिताब है जो जीता था, ठीक है। तो नीरज चोपड़ा डायमंड लीग में कितना मीटर फेंके हैं? तो 88.44 मीटर, ठीक है। और आपके ये ओलंपिक में कितना फेंके थे? तो 87.25, ठीक है। इसको सुधार कर लीजिएगा, शायद मैंने 57 बोल दिया होगा, तो 87.25 फेंका था, ठीक है। नीरज ने चेक गणराज्य के जेके वार्डलेच और जर्मनी के जूलियन वेबर को पछाड़ दिया था, ठीक है। तो आपका 88.44 राइट आंसर हो जाएगा। नीरज चोपड़ा रहने वाले कहाँ के हैं? तो आपके हरियाणा के हैं, ठीक है। तो इसको भी आप है जो कि याद रखिएगा। एकमात्र आपके स्वर्ण पदक विजेता थे 2020 के ओलंपिक में जो कि 2021 में आपका हुआ था, ठीक है। इसके अलावा दूसरे क्वेश्चन पूछा गया था, हिमालय के कारण किन राज्यों में सर्दी नहीं होता? इस तरह का भी कोई प्रश्न आपके एग्जाम में है जो कि पूछा गया था। तो हिमालय के कारण दोस्तों बात करेंगे तो आपका एक राजस्थान ऐसा शहर है जहाँ की हिमालय के कारण जो कि आपका वहाँ पर सर्दी है जो कि आपका नहीं होता है, ठीक है। तो आपका राजस्थान अगर ऑप्शन में होगा तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों अभी तक आपके इतने ही क्वेश्चन मुझे प्राप्त हुए हैं जो कि हमने आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ 100% रियल ऑथेंटिक क्वेश्चनों का जो कि एनालिसिस देने का प्रयास किया है। अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे आप अगर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। और इसी प्रकार के आपको हर दिन का एनालिसिस जो कि मिलने वाले हैं। आप पहले भी देख चुके होंगे SSGD का आपका एक भी शिफ्ट का एनालिसिस जो कि नहीं छूटा था, तो CRPF एग्जाम का भी एक भी एनालिसिस आपको नहीं छूटेगा, ठीक है। तो CRPF हेड कांस्टेबल मिनिस्टर्स एग्जाम के हर पल अपडेट के लिए चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक कर लेना। और जो लोग एग्जाम देकर आ रहे हैं इसके अलावा और कोई क्वेश्चन आपको याद है तो आप लोग व्हाट्सअप नंबर पे भेज सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आपका 9973741666 है या तो आप कमेंट सेक्शन में भी आप बता सकते हैं, ठीक है। चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।